एक छत के नीचे अरबों की ज्वेलरी, कमाल की कलाकारी, देखने वाले बस अपलक निहारते रह जाएं। यूपी के मेरठ के बाईपास स्थित रिजॉर्ट में बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ज्वेलरी शो पहले ही दिन हर दिल पर छा गया। ज्वेलरी शो के पहले दिन एक ही छत के नीचे 40 करोड़ के आभूषण देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा। सोने का संसद भवन, 2000 हीरे और स्वर्ण से बनी सरदार पटेल की मूर्ति, सोने की हनुमान चालीसा और इंडिया गेट को देखने के लिए हर कोई लालायत नजर आया। बहुत अच्छा लगा हुआ है। बाकी इसमें हमने ट्राई किया मेरठ को हाईलाइट करने के हिसाब से, एक तो एक्सप्रेसवेज, रैपिड ट्रेन, उसको हाईलाइट किया है। बाकी अभी एक नया सचिवालय बनना है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग उसे बोल रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग के लिए गर्व की बात है उसे। यूपी की रायबरेली की एक प्रतिभा सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। सलाहियत ऐसी कि बस पूछिए मत। 11वीं में पढ़ने वाला विवेक शर्मा मुंह से तकरीबन 100 तरह की आवाज निकाल सकता है। रेसर बाइक, मौत के कुएं में चलने वाली बाइक, इस आवाज के साथ साथ पीएम मोदी की आवाज भी वो हूबहू निकालता है। विवेक शर्मा का नवजात बच्चे के रोने की चीख सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। विवेक का अपना YouTube चैनल भी है, लेकिन अभी तक इस पर किसी कदरदान की नजर नहीं पड़ी। कौन कौन सी हो आगे जिनको आप निकाल पाते हैं? जो सबसे पहली चिड़िया होती है जो 5 भोर में आती है, बोलती कैसे है? लगा हुआ है, आप सब लोग आइए, आपको आनंद जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में गौरी माहेश्वरी ने बालिकाओं को कैलीग्राफी के गुर सिखाए। प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और एशिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब प्राप्त गौरी ने इस दौरान 100 से अधिक लड़कियों को कैलीग्राफी किट बांटे और उन्हें कैलीग्राफी की बारीकियों को समझाया। 2 से अधिक घंटे की कार्यशाला में अंग्रेजी के अल्फाबेट को लिखने की विभिन्न शैलियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही छात्राओं को इस शैली के महत्व को समझाते हुए बताया गया, राइटिंग व्यक्तित्व की पहचान कराती है। गौरी ने कैलीग्राफी कार्यशाला में स्वच्छ भारत और पर्यावरण के लिए जागरूकता का संदेश भी दिया। कार्यशाला के दौरान सभी बालिकाओं को कचरा और गंदगी इधर उधर नहीं डालने, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालने का संकल्प दिलवाया गया। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में हम सबका हाथ होगा। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में इन दिनों धूम मची हुई है। पर्यटक जमकर मांडू उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। 5 दिवसीय मांडू उत्सव के तीसरे दिन मांडू की ऐतिहासिक वादियां घुंघरू की झनकार और गीतों के बोल से गूंज उठी। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना आंचल साचान का कथक फ्यूजन काफी सराहा गया। प्रसिद्ध गायक मामे खां के गीत भी लोगों के सिर चढ़कर बोले। प्रस्तुति का प्रारंभ शास्त्रीय नृत्य में गणेश वंदना और शिव तांडव स्तोत्र के साथ हुआ। मांडू का स्वरूप तो यही है कि वो स्थानीय और पूरे प्रदेश की नृत्य, गायन, वादन, यहाँ के व्यंजन, यहाँ की स्थानीय कला और कलाकारों को एक मौका मिले, जिन सब भावों को समाहित करके पर्यटन अपने इन उत्सवों का आयोजित करता है। मांडू उत्सव बहुत अच्छा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक धरोहर है जो मुझे लगता है इसको होते रहना चाहिए और अटेंड करना चाहिए लोगों को, ताकि हम अपने इतिहास के साथ थोड़ा जुड़े रहते हैं। और मध्य प्रदेश में हम शिक्षा में काम करते हुए देख रहे हैं कि लोग इतिहास को काफ़ी कुछ तोड़ मड़ोड़ना और इतिहास के बारे में थोड़ा कम समझना, खासतौर से यूथ के लिए, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों पर आना चाहिए। जम्बूरी में लगी झांकियों में झलकी राज्यों की कला संस्कृति, तस्वीरें पाली की हैं। जिले के रोहट पंचायत समिति के निम्बली गांव में 4 जनवरी से चल रही 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन हो गया। समापन समारोह में विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों की संस्कृति और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय युवा सेना के सूर्य किरण विमानों का प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहा। आयोजन में मध्य प्रदेश की जीवन शैली को कई माध्यमों से जीवंत किया गया। कार्यक्रम में 35,000 प्रतिभागियों ने एक साथ 18वीं जम्बूरी का थीम गीत गाया। स्काउट गाइड और अतिथियों के लिए जम्बूरी स्थल पर प्रतिदिन राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय जम्बूरी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ।
आपने डायलॉग सुना होगा, चीते की चाल और बाज की नजर पर कभी संदेह नहीं करते। इंटरनेट पर इन दिनों एक चीते का वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर ये संवाद बिल्कुल सटीक बैठता है। इसमें एक चीता अपने शिकार को दबोचने के लिए हाई स्पीड में दौड़ता नजर आ रहा है। वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल चीता को बिग कैट फैमिली का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर माना जाता है। ये अपनी रफ्तार से किसी को भी हैरान कर सकता है। छोटा सिर, पतली कमर और गठीले शरीर के चलते इसकी फुर्ती देखते ही बनती है। ये सिर्फ 3 सेकंड में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस हिसाब से इसका पिकअप कई महंगी स्पोर्ट्स कारों से भी ज्यादा है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक चीते को लंबी छलांग लगाकर उसे दौड़ते हुए देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 50,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। हमारे देश में प्रकृति और जानवरों की पूजा की परंपरा रही है। आज भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो न सिर्फ प्रकृति बल्कि जानवरों को भी भगवान की तरह पूजते हैं। खास दिन पर उन्हें परंपरागत वेशभूषा में सजाया जाता है और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होता है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां दुनिया के सबसे बड़े हाथी को सम्मान मिलता देख आप अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो हाथी अब तक के सबसे खूंखार हाथियों में शुमार है, जिसे खूनी हाथी कहा गया है। वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े हाथी को ढोल नगाड़ों के साथ पूजते और उसका स्वागत करते देखा जा सकता है। असल में जिस हाथी को इतना सम्मान मिल रहा है वो 15 लोगों और 3 विशाल हाथियों की मौत का जिम्मेदार है। फिर भी भारत का एक खास वर्ग उसे भगवान की तरह पूजता है। इस वीडियो को 67 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। केरल के त्रिशूर में पूरम उत्सव के मौके पर धरती का सबसे खूंखार हाथी ही वडक्कुनाथन मंदिर का दरवाजा खोलता है, जिसके लिए हाथी का खूब साज श्रृंगार किया जाता है। वायरल वीडियो में आप वो नजारा देख सकते हैं जहां किसी उत्सव की तैयारी के दौरान विशाल हाथी सज धज कर बड़े दरवाजे से प्रवेश कर रहा है, जिसके स्वागत के लिए ढेर सारे लोग उत्साह में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप एक सांप को 2 लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करते देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक विशालकाय सांप का वीडियो लोगों के होश उड़ा रहा है, जो 2 लड़कियों के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा है। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग दंग हो जा रहे हैं। वीडियो में 2 लड़कियां एक विशालकाय सांप के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, जो अपने साथ सांप को टेबल पर बिठाए हुए हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में इस पालतू जीव को देखकर आप भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वीडियो में एक रंग बिरंगा सांप 2 लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचा। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियां खुद जिस टेबल पर बैठी हैं, उसी पर सांप भी मजे से बैठा हुआ है और लड़कियों के हाथ से खाना खा रहा है। लड़की अपने हाथ से चॉपस्टिक की मदद से सांप को बिना डरे खाना खिला रही हैं और सांप भी उसे खूब एंजॉय कर रहा है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार हो के डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। रंग बिरंगी पतंगों से रोशन आसमान। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां मकर संक्रांति के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से पतंगबाज यहां पहुंचे हैं। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है, तो लोगों में खास जोश देखने को मिल रहा है। इस बार के पतंग उत्सव का थीम G20 है। अलग अलग थीम और साइज की पतंगे भी यहाँ आपको मिल जाएंगी। ये पतंगबाजी उत्सव मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी तक चलेगा। रेत के अंदर पकाया जाने वाला ये स्ट्रीट फूड देश विदेश में यूपी के मैनपुरी का परचम लहरा रहा है। भुने हुए आलू खाने के लिए लोग दूर दूर से मैनपुरी पहुंचते हैं। इन भुने हुए आलूओं का स्वाद लाजवाब है। 120 रुपए का ये आलू बहुत चाव से लोग खरीदते हैं। 10 साल हो गए। कितना आलू बिक जाता है डेली?
कुछ अंदाजा कितने ग्राहक ले जाते होंगे? डेढ़ तो पैकेट निकल जाता है, 1.5-2। एक पैकेट में कितना, मतलब करीब 1 कुंटल आलू बिकता है। मैनपुरी का भुना हुआ आलू तो बढ़िया है ही, लेकिन इसकी चटनी भी कम जायकेदार नहीं है। अगर ये कहा जाए कि भुने हुए आलू को लाजवाब बनाने में से चटनी का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है तो शायद गलत नहीं होगा। कहा तो ये तक जाता है कि चटनी की वजह से ही इन आलूओं की इतनी खपत है। एक ठेला वाला हर दिन में करीब 1 क्विंटल आलू खपा देता है और शहर भर में ऐसे करीब 50 ठेले लगाए जाते हैं। कोलकाता में क्रूज शिप द बंगाल पैडल पर G20 के प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने सुरों की सरिता में खूब डुबकी लगाई। इसके बाद लोगों ने रात्रि भोज में जायके का लुत्फ उठाया। दरअसल G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी संबंधी पहली बैठक कोलकाता में शुरू हो चुकी है। इसमें विश्व के आमंत्रित अतिथि और विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। ये बैठक वित्तीय प्रगति और उत्पादकता के लिए वंचित वर्ग के लोगों तक डिजिटल लेन देन का द्वार खोलने के विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अतिथियों और प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और कहा कि उन्हें राज्य में G20 बैठक आयोजित करने में बेहद खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राजनीतिक सीमा में विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि लोगों के समग्र विकास के बिना विश्व का विकास संभव ही नहीं है। जल्लीकट्टू की तैयारियां जोरों पर हैं। बैलों की दौड़ वाली जगह का रिनोवेशन किया जा रहा है। मंदिर सजाए जा रहे हैं। कोई बैलों को दौड़ा रहा है तो कोई बैलों को सिखाने में जुटा है तो कोई जाली के बाहर से बैलों को अटैक करने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के त्रिची की हैं। वैसे जल्लीकट्टू की तैयारियां 2 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। बैल स्पेशल डाइट पर होते हैं। खाना खिलाने के बाद बैलों को एक्सरसाइज कराई जाती है। उन्हें कई घंटे पैदल चलाया जाता है। तालाब में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे बैल फिट रहते हैं और उनकी भूख भी बढ़ती है। खास बात ये कि इन बैलों की कीमत 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है। ये बैल करीब 15 साल तक जिंदा रहते हैं और अपनी अंतिम सांस तक जल्लीकट्टू खेलते हैं। आपको बताते चले कि करीब 2500 सालों से बैल तमिलनाडु के लोगों के लिए आस्था और परंपरा का हिस्सा रहा है। यहाँ के लोग हर साल खेतों में फसलों के पकने के बाद मकर संक्रांति के दिन पोंगल का त्योहार मनाते हैं। इसी दिन से वो नए साल की शुरुआत करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के आखिरी दिन बैलों की पूजा होती है। उन्हें सजाया संवारा जाता है और फिर जल्लीकट्टू शुरू होता है। ये वादी जन्नत की जो लजीज डिश है, जिसे खाकर लोग सर्दियों से 2-2 हाथ करते हैं। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पारंपरिक भोजन का स्वाद भी अपने चरम पर है। जी हाँ, कश्मीर में दिसंबर अंत से जनवरी के अंत तक का महीना भयंकर सर्दी वाला होता है। इसे चिल्लाई कला कहते हैं। इस दौरान हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए कश्मीरी एक मजेदार और बेहद हेल्दी डिश खाते हैं, जिसे हरीसा कहा जाता है। हरीसा मीट की एक डिश है। ये बकरे या भेड़ के मांस से बनाया जाता है। इसे बनाने की एक विशेष विधि होती है और इसमें अच्छा खासा समय लगता है। इसकी तैयारी 1 दिन पहले ही की जाती है। इसे सुबह सुबह खाने के पीछे का तर्क ये है कि ये खाने के बाद भूख कम लगती है और पूरा दिन आराम से निकल जाता है। इसे कश्मीरी रोटी यानी कांदूर रोटी के साथ खाया जाता है। सूर्य नमस्कार करती महिलाओं की तस्वीरें गुजरात के राजकोट से आई हैं। 12 आसनों को मिलाकर बना सूर्य नमस्कार हल्के व्यायाम और योग आसनों के बीच की कड़ी है। सूर्य नमस्कार को खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। हालांकि सूर्य नमस्कार को सुबह के समय सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्य नमस्कार तन मन को ऊर्जावान कर तरोताजा कर देता है। सूर्य नमस्कार करने वालों को किसी भी तरह के एक्सरसाइज और योग की जरूरत नहीं पड़ती। रोजाना सुबह के समय सूर्य के सामने से करने से शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे शरीर को मजबूती मिलने के साथ ही स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। 101 सूर्य नमस्कार की स्पर्धा रखी है। इसमें 100 से ज्यादा बहनों आई है और सभी को बहुत अच्छा कर रही है। इसमें सूर्य नमस्कार का फायदा बहुत होता है। किसी की कमर ठीक हो जाती है, किसी की गर्दन ठीक हो जाती है, किसी की और अच्छी हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल वो सब अच्छी हो जा रही है और वेट लॉस हो रहा है। बहुत फायदा हो रहा है।
यहाँ मृत्यु उत्सव है, इसलिए गला फाड़ कर रोने और छाती पीटने की जरूरत नहीं। आगे की कहानी खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर का है। जिले के ग्राम बुदेली से अंतिम संस्कार का ये वीडियो देखने वालों को हैरान कर रहा है। जी हाँ, कांकेर में आदिवासी समाज की अंतिम संस्कार की परंपरा लोगों को हैरान कर रही है। यहाँ मृत व्यक्ति की समाधि की परिक्रमा करते हुए महिलाएं रेला गीत गाकर नाच रही हैं। पुरुष हाना पाटा गीत गाते हैं। ये आदिवासियों का शौक गीत है। वैसे ऋषि मुनियों की संस्कृति में समाधि देने की परंपरा बहुत पुरानी है। मृत संत की प्रतिष्ठा के अनुसार उनके समाधि के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। नागा सन्यासियों के 7 अखाड़ों में आमतौर पर जल समाधि देने की परंपरा है। बड़े संतों को भू समाधि भी प्रदान की जाती है। समाधि परंपरा कितनी पुरानी है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि शंकराचार्य की समाधि आज भी केदारनाथ में विद्यमान है। अनेक महापुरुषों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि कालांतर में उनके अनुयायी अपने आराध्य के समाधि स्थल पर उनकी उपस्थिति महसूस कर सकें। पाकिस्तानियों की जलालत और खौफ से पार पाकर किसी तरह से मुकम्मल जिंदगी की आस में हिंदुस्तान आए, लेकिन यहाँ भी पाक विस्थापित हिंदुओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भले ही देश में नागरिकता संशोधन एक्ट पास हो गया, लेकिन अब भी नियमों के पेच में फंसे पाक विस्थापित हिंदुओं की जिंदगी खाना बदोश से ज्यादा कुछ नहीं है। जोधपुर में रह रहे सैकड़ों पाक विस्थापित हिंदुओं का आधार कार्ड छिन सकता है। इससे सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं पर तलवार लटक रही है। पाक विस्थापितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब आधार के निष्क्रिय होने का एक नोटिस तकरीबन जोधपुर में रह रहे 300 से अधिक पाक विस्थापितों को मिले हैं। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यह आधार गलत तरीके से बनाया गया है। इसको लेकर अब पाक विस्थापित हिंदू खासे परेशान हैं और बात ये कर रहे हैं कि सरकार इस मसले पर ध्यान दे ताकि उनको आधार के साथ मिलने वाली सुविधाएं कहीं रुक न जाए। जोशीमठ के मकानों और मंदिरों में आई दरारों के बाद अल्मोड़ा में भी चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल अल्मोड़ा पहाड़ पर बसा है। पहाड़ के दोनों तरफ तेजी से बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। पालिका ने कई बार फिर प्रशासन से बंद पड़े नालों को ठीक करने के लिए बजट की मांग की है ताकि पानी की व्यवस्थित निकासी हो सके। सिंचाई विभाग ने 38 नालों को ठीक करने के लिए 19 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जोशीमठ के बहाने नगर में नालों के लिए पैसा मिल गया है, जिसका अब जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। 38 नालों को जो मुख्य नाले हैं निकास के लिए उनको टेकअप किया गया था सुदृढ़ीकरण के लिए। इसमें शासन से स्वीकृति मिल गई थी और शासनादेश की प्रतीक्षा में विभाग के द्वारा टेंडरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई थी। वर्तमान में उक्त का शासनादेश और प्रथम किश्त की धनराशि शासन से प्राप्त हो गई है। पहाड़ों में गांव खाली कर लोग नगरों या फिर कस्बों में बस रहे हैं, बना रहे हैं। अगर सही ढंग से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जोशीमठ बनने में समय नहीं लगेगा। सिलाई कढ़ाई से आधी आबादी को खुद मुख्तार बनाने की ये पहल जम्मू कश्मीर के राजौरी में हो रही है। लेकिन कश्मीर की सबसे पुरानी एम्ब्रॉयडरी कशीदा की ट्रेनिंग ले रही लड़कियां और महिलाएं कम स्टाइपेंड से परेशान हैं। इसलिए सरकार से वजीफा बढ़ाने की गुहार लगा रही हैं। हम यही अपील करते हैं इनको 2000 रुपया महीने का हो जाए स्टाइपेंड का। और कश्मीरी कढ़ाई है, अच्छी कढ़ाई है और इधर हम वही कढ़ाई नकार रहे हैं। और लड़कियों को भी अच्छे तरीके से इसको दिलचस्पी से काम लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इसका कमाने में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर ये काम घर बैठ के इधर के से सीख जाएंगी और घर बैठ के भी ये काम करेंगी और बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनको मिलेगी। कशीदा कढ़ाई की शुरुआत मुगल काल में कश्मीर में हुई। खासकर श्री गंगानगर के निवासियों ने इसकी शुरुआत की, जिसे सम्राटों और राजघरानों ने प्रसिद्धि दी। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। लोग अपने घर तो क्या रजाई से भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट भरने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। बांका जिले के पंजवारा सहित दूसरे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बंजारा परिवार की छोटी बच्चियां कपकपाने वाली ठंड में भी एक से बढ़कर एक करतब दिखा रही हैं।
देखिए कैसे ये छोटी बच्ची 7 से 8 फीट ऊपर एक पतली सी रस्सी पर ऐसे मटक रही है जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। हाथ में एक डंडा लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और उसी के सहारे रस्सी पर आगे बढ़ती जा रही है। इस ठिठुरन वाली ठंड में जहां लोग समतल जमीन पर भी घुड़क कर चल रहे हैं, ये बच्ची पतली सी रस्सी पर बड़े आराम से करतब दिखा रही है, क्योंकि पापी पेट का जो सवाल है। इसका करतब इतना आकर्षक है कि सड़क पर आते जाते लोगों का ध्यान अपने आप इसकी तरफ चला जा रहा है। कुछ लोग तो सड़क पर खड़े होकर इसका करतब भी देख रहे हैं। आप देखिए कैसे मार रहे हैं, देखिए देखिए देखिए। हिलती डुलती तस्वीरें हैरान करती हैं, सामने वाले को ठिठक कर देखने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए, ये महिलाएं हाथों में लठ लेकर सामने खड़ी महिलाओं पर हमला कर रही हैं। शुरुआती हमले में संभलने के बाद महिलाएं दोबारा खुद को समेट कर प्रहार कर रही हैं। इन महिलाओं के सिर पर खून सवार है। कभी ये लाठी से हमला करती हैं, तो कभी थप्पड़ बरसा रही हैं, तो कभी एक दूसरे के बाल पकड़कर ही लटक जा रही हैं। वीडियो बिहार के समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृत्युंजय कुमार अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मी देवी और उनके साथ जुटे लोगों ने इस पर हमला बोल दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां रेणु देवी बहन पूजा को जख्मी कर दिया। हल्ला होने पर जब गांव के लोग जुटे तो बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराया। बाद में सभी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रेणु देवी और पूजा कुमारी को गंभीर स्थिति में DMCH रेफर कर दिया गया है।